बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। कोरोना कहर के बीच पश्चिम बंगाल में आज छठे चरण का चुनाव है और पश्चिम बंगाल की 43 सीटों पर छठे दौर का मतदान आज से शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि इस दौर में बीजेपी के दिग्गज नेता मुकुल रॉय समेत 306 उम्मीदवारों की परीक्षा है और सुरक्षा के इंतजाम भी सख्त किए गए हैं। और आपको बता दें कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की 1071 कंपनियां लगाई गई है। और आज विजयदशमी है, विजय होगी और माता रानी का आशीर्वाद है। सबसे माता रानी से हमने यही कहा कि शांतिपूर्ण वोट हो, लोग वोट देने निकले और अपना जम के मतदान करें। जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही है, लग रहा है कि शांति रहेगी। लेकिन कल ही कुछ घटनाएं घटी हैं, भटपाड़ा में हो, जगदल में हो, कल शाम की कुछ यहाँ पे रोज दिखाया गया था, आक्रोश दिखाया गया था। क्या है, क्या हुआ था? कल तो खड़दा के प्रार्थी के ऊपर हमला हुआ था और बड़ी मुश्किल से बाल बचे। लेकिन कल बैरकपुर क्षेत्र पिछले कई दिनों से जो अशांति थी, कल कुछ हद तक शांति थी। हर जगह में क्या अभी तक आप लोगों का स्टाफ पोलिंग एजेंट बैठ चुका है? सब जगह ऑलरेडी हो गया है, सब जगह पोलिंग एजेंट बैठ चुके हैं। कि कोरोना को लेकर वोट देने आए हो? नहीं, सब अपना अपना मास्क पहन के खड़ा हो गया। हाँ, बहुत शांति से सब कुछ चल रहा है। सेंट्रल फोर्स ठीक से वो लोग का काम निभाता है, हम लोग बहुत खुश हैं। नो, आपको ये नहीं लगता जो कोरोना के यहाँ जा रहे हो? के लिए कोई डर नहीं है, सबको मन यही चाहते हैं जो कब वोट डालेगा। अच्छा, सुबह से इसके लिए सब खड़ा हो गया, बहुत सुबह से आदमी लोग लाइन में खड़ा हो गया, कब वोट देगा इसके इंतजार में सब कुछ है। ये जो है आपको कौन सा ये लगता है जो कोरोना का आतंक ज्यादा है कि वोट में हिंसा ज्यादा है? उसको हम लोग का इधर कोई हिंसा उंसा नहीं है, पूरा शांति है, अभी सब ठीक ठाक चलता है। सब ठीक ठाक चलता है। आपका नाम? शैलेंद्र कुमार नाथ। ना, मेरा प्राथमिकता यही है जो यहाँ पे उन्नयन हो, विकास हो, कर्म क्षेत्र तैयार हो। और हम उसके साथ साथ भी बोले थे रायगंज में एम्स लौट के आए। हाँ, इसके लिए मेरा पूरा प्रयास रहेगा। इसके लिए मेरे को अगर दिल्ली में दरबार करना पड़े तो वो भी करेंगे, लेकिन दिल्ली में दरबार का जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपना चुनावी मैनिफेस्टो में बोल दिया है जो बंगाल में टोटल 3 एम्स होगा, उसमें नॉर्थ बंगाल में भी 1 एम्स होगा। तो ये निश्चित हो सकता है जो रायगंज ही हो, क्योंकि भौगोलिक दिख से रायगंज केंद्र बिंदु है, सेंटर ऑफ द स्टेट है। तो यहाँ पे अगर एम्स होता है तो सबसे ज़्यादा मेडिकल सुविधा सबसे ज़्यादा लोगों को मिलेगा। मतलब एक तरफ तो कांग्रेस जो पिछले 2 बार यहाँ से सीट जीत चुकी है, दूसरी तरफ दीदी का उन्नयन कह रही है, तो कैसे फाइट करेंगे? ना, कांग्रेस देखिए, कांग्रेस यहाँ पे कोई फैक्टर नहीं है। लास्ट 10 साल तक वो विधायक रहे हैं, लेकिन ये सब इलाका का कुछ उन्नयन विकास हुआ नहीं है उनसे, वो खुद एडमिट करते हैं। 23 तारीख का कोई न्यूज़पेपर में वो बोले थे जो हम विरोधी दल में थे, बोल के हम विकास नहीं कर पाए हैं। तो इस बार तो अब्बा का जोश से वो खड़े हुए हैं। तो ये पश्चिम बंगाल का चुनावी पटवी भी बोलता है जो ये जोट 3 नंबर पोजीशन में रहेगा, तो विकास इनसे होगा नहीं, ये सारा रायगंजवासी समझ चुके हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी से ही विकास हो सकता है, इसलिए सब मन खोल के भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। ना, मैं देखिए बूथ में आया हूँ। हाँ, मास्क है, सैनिटाइज किया गया, मेरे को हैंड्स ग्लव्स दिया गया। तो यहाँ पे सब समझ लीजिए कॉन्शियस हो गए हैं। अब हम लोग बीच में थोड़ा सा रिलैक्स हो गए थे, क्योंकि कोविड हम लोग को लग रहा था जो चला गया है, लेकिन फिर से ये बहुत जोरों से आया है। तो सब आदमी कॉन्शियस हो गया। और सब कोई को मैं यही बोलना चाहूँगा, जो अब मतलब समझ लीजिए पहले से और ज़्यादा अपने को सचेतन होना है और अपने को मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना है। अब पहले जो हम लोग को लगा था जो हम लोग कोविड को हरा चुके हैं, लेकिन पूरी तरह से हरा नहीं पाए थे, इस बार हम लोग को सबको मिल के कोविड को हराना है। ठीक है, इसके बारे में गवर्नमेंट भी सोच रही है और हमको लगता है कोई बहुत जल्द कोई अच्छा से अच्छा कदम गवर्नमेंट लेगी, और जिससे हम लोग ये कोविड को मतलब हरा सके और कोविड से हम लोग बच सके, इसके लिए गवर्नमेंट तत्पर है। जीत के बारे में क्या कहना है? क्या निश्चित है जीत? देखिए, निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बार विकास के लिए वोट होगा, उन्नयन के लिए वोट होगा, कर्म क्षेत्र तैयार करे इसके लिए वोट होगा। युवा पीढ़ी मेरे साथ में है। जीत
तो इसी मुद्दे में हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। राहुल आनंद बीजेपी नेता, दूसरे हैं सुमित मेहरोत्रा टीएमसी नेता। सर, आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। तो राहुल जी, सवाल आपसे किया जाएगा। अब जिस तरीके से अब 5 चरण के चुनाव हुए हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से नहीं किए गए, तो लेकिन लगातार ये भी कहा जा रहा था दोनों पार्टियों की तरफ से कि शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से होता है, लेकिन नहीं हुआ है। लेकिन अब बात छठे चरण के चुनाव को लेकर करेंगे। क्या इंतजाम किए जा रहे हैं और कितने शांतिपूर्ण तरीके से ये चुनाव होगा, क्योंकि बड़े दिग्गजों की किस्मत आज के इस चुनाव पर टिकी हुई है। देखिए करिश्मा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से बंगाल की जनता का नमन करता हूं और अभिनंदन करता हूं कि इस संकट में भी उन्होंने अपनी हिम्मत का परिचय दिया है और लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लिया है। सबसे अहम बात तो यही है। और रही बात दूसरी कि इंतजाम को लेकर, तो अब तक शांतिपूर्वक तरीके का तो हम लोग हर वक्त दावा करते आए हैं और आगे भी इसी प्रकार की बातों पे हम कायम भी रहेंगे। लेकिन जो स्थिति है वो टीएमसी की तरफ से हर वक्त बिगाड़ी जाती है और शायद इसलिए बिगाड़ी जाती है कि उनको लगता है कि बीजेपी सत्ता में आ रही है, जिसकी वो बेचैनी की लहर है जो उनके पास रहती है। और हम केंद्रीय सुरक्षा बल से का भी आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने माध्यम से अपनी सादगी का परिचय देकर वहां पे हो रहे कोई भी परेशानी को उन्होंने रोका है, अब तक रोका है। ये एक सराहनीय भूमिका है जी। तो सुमित जी, आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे, यही सवाल आपसे किया जाएगा क्योंकि सरकार आपकी है वहां पर, तो क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? क्या अभी जो दावे किए जा रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से होगा ये चुनाव, लेकिन लग नहीं रहा, क्योंकि अब इस चुनाव में भी बड़े बड़े दिग्गजों की किस्मत आजमाई जाएगी। काजल जी, बात आपकी सही है। हम तो खुद चाहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो और एक फेज में चुनाव हो जाए। जिस तरीके से कोविड महामारी इस समय पूरे देश में फैली हुई है, हम लोग टीएमसी पार्टी माननीय ममता दीदी इसके ऊपर भी चुनाव आयोग को लिख करके दे चुके हैं कि एक चरण में तीनों जो फेज रह गए हैं उसको आप निपटा लीजिए। पर भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग में साठगांठ ऐसी है कि वो ये कह रहे हैं हम पूरे ही चरण में कराएंगे, इसको हम 29 तारीख तक ही कराएंगे। जनता जितनी मर रही है उतना हमें फायदा मिलेगा। ये लोग इसलिए आमादा है, एक फेज में कराने के लिए आमादा नहीं है ये लोग। तो आज बंगाल की जनता समझ रही है और आने वाले 2 तारीख को इन्हें परिणाम दिख जाएगा, जो जिस तरीके से इन्होंने बंगाल के अंदर अपना दिखाने का करा है भारतीय जनता पार्टी ने। आज देश में महामारी फैलती चली जा रही है, इन लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को, माननीय मोदी जी को, अमित शाह जी को दिखाई नहीं पड़ रहा है उत्तर प्रदेश के हालात, मध्य प्रदेश के हालात, आपके महाराष्ट्र के हालात। तो जिस तरीके से लोग कर रहे हैं इसके ऊपर ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि लगातार ममता बनर्जी ने भी कहा था कि वहां पर सरकार यानी कि केंद्र सरकार दवाइयां नहीं दे रही है, इंजेक्शन नहीं दे रही है। अगर बात अस्पतालों की करें, वहां पर वैक्सीन नहीं है और ऑक्सीजन की भारी कमी है। जी 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 काजल जी, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। और जिस तरीके से माननीय मोदी जी को, अमित शाह जी को हम लोग पत्र लिख करके पहले भी दे चुके हैं, फरवरी में लिख के दे चुके हैं। माननीय ममता जी ने पत्र लिख सुमित जी राहुल जी से सवाल पूछा है, राहुल जी आप जवाब दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो दोषारोपण की जो राजनीति है वो टीएमसी हर वक्त करते आए, ये कोई नया बात नहीं है हमारे ऊपर। और रही बात जो कोरोना महामारी का है, लेकिन इन्होंने कभी एक बार ये नहीं कहा कि हमारी, चलो मोदी सरकार का विरोध करते हैं, ये हमारे प्रतिद्वंदी है, ये हम मानते हैं, लेकिन इन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा, अरे भाई मेरी बातों को पूरे हो जाने दीजिए, पहले मेरी बातों को पूरी हो जाने दीजिए, फिर आप बोलिए। ये सबसे बड़ी खराब है, ये सबसे बड़ी खराब बात ये है कि जब भी देखिए हल्ला करने से आप किसी का हक नहीं मार सकते। नहीं अल्लाह नहीं कर रहे हैं, मुझे बोलने का मौका दीजिए। आप लोग सुमित जी पहले राहुल जी की बात सुन लीजिए, फिर आपसे भी पूछा जाएगा आप क्या कुछ कहना चाहते हैं। पहले राहुल जी की बात कंप्लीट होने दीजिए। जी राहुल जी बोलिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सुमित जी एक राष्ट्रीय चैनल पर बैठे हैं और वहाँ अगर इस प्रकार का बर्ताव ये रखेंगे, दूसरे की बातों को नहीं सुनेंगे, तो फिर इनसे जनता क्या उम्मीद करेगी कि ये जनता की बातों को भी सुनते होंगे। आधा अधूरा तो सुन के बात बोलते हैं। तो खैर इनकी ये व्यक्तिगत छवि है, मैं उस पर ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन रह गई बात कोरोना को लेकर, तो मैंने कहा कि आप मोदी सरकार का विरोध करते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन आपको हमारी देश के डॉक्टर और वैज्ञानिकों को भी सराहना चाहिए, इसलिए
क्योंकि उन्होंने 1 साल के अंदर कोरोना का वैक्सीन दे दिया था। हाँ, मैं आपकी इस बात से जरूर सहमत हूँ कि परिस्थिति अभी हमारे प्रतिकूल है, तो उससे पूरा विश्व लड़ रहा है, इससे हम ही नहीं है, पूरे विश्व पे ये संकट आ पड़ी है। जो समस्याएं दिख रही है उसमें रास्ता निकालना चाहिए, हम लोग उस रास्ते को निकाल रहे हैं। और आपने देखा भी होगा कि सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसमें इस चीज का वर्णन किया गया है कि ऑक्सीजन की उपलब्धता कहाँ कहाँ है ये हर वक्त अपडेट किया जाएगा। तो ये एक अच्छी भूमिका सरकार की तरफ से निभाई गई है। लेकिन जो 1% जो लोगों गंभीर रूप से बीमार हैं, तो उनके लिए भी सरकार ने उनको छोड़ा नहीं है, हर वक्त सरकार उनके साथ खड़ी है। लेकिन कुछ जवाबदेही हमारी भी बनती है, क्योंकि हम जिस समाज से आते हैं और हमारे देश के जो वासी हैं उनके भी ऊपर कुछ व्यवहारिक कोरोना को लेकर व्यवहारिक प्रतिबंध है जिसको उनको करना चाहिए, वो उनको भी निभाना चाहिए, ताकि जो आने वाली भविष्य की स्थिति है उसको रोका जा सके। और मैं ये भी मानता हूँ कि समस्याएं गंभीर है, लेकिन उतनी गंभीर नहीं है जितनी कि वो नजर आ रही हैं। और अगर आप बात करेंगे, मैं आ रहा हूँ, अगर आप बात करेंगे राहुल जी, आपकी बात यही आपने बोला ना कि गंभीर नहीं है ये हालात जो चल रहे हैं, लेकिन ये आपकी बात सही नहीं है, लोग मर रहे हैं सर। जिस तरीके से आप भी बोल रहे हैं कि गंभीर नहीं है मामला, कोरोना इतना खतरनाक हो चुका है। डॉक्टर, आप डॉक्टर की बात कर रहे हैं कि तारीफ करनी चाहिए, सलूट करना चाहिए उनको, क्योंकि वो भगवान के रूप में आज हमारी मदद कर रहे हैं सर, वो खुद परेशान हो गए हैं। तो मैंने क्या बोला कि टीएमसी वालों को जनता को मारने के लिए। मैं मेरी बात को पूरी होने दीजिए। जी राहुल जी, मैंने आपको अपने पुराने संबोधन में भी कहा था इस बात को कि कभी बड़ाई करनी चाहिए टीएमसी वालों को, हमारे डॉक्टरों की और वैज्ञानिकों की। तो मैंने उसमें यही बात कहा था। और रह गई बात ये जो मारने की जो बात कर रहे हैं, तो इससे भारत ही नहीं, जो महादेश है, जो महाशक्तिशाली है, अमेरिका जैसे देश की भी स्थिति आज नाजुक बनी हुई है। अरे आप मैं ये जरूर मानता हूँ कि सुनिए, मैं आपको बता देता हूँ कि पिछले 7 साल में कहा साल में देश का निर्माण हुआ है। सुनिए, मैं बता दे रहा हूँ कि एम्स पूरे देश में 3 जगह था पहले, आज एम्स सारे राज्य को मिल रहा है। बिहार में कहाँ मिल रहा है? भी एम्स है, गोरखपुर में एम्स है। बनारस के अरे भाई, मरने की प्रतिशत और डेवलपमेंट की प्रतिशत दोनों में अंतर है। हम 6 साल में उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार पूरा, सुनिए मेरी बात को सुनिए, मेरी बात को सुनिए। ये जो विकास की जो बातें हैं ना, मैं बता रहा हूँ, आपने देखा होगा कि जब से बीजेपी गवर्नमेंट में आई है, हर जगह तेजी से एम्स खोले जा रहे हैं, और जो 800-900 के बेड के जो अस्पताल बनाए जा रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट के लिए, वो इनकी प्लानिंग है। लेकिन कोई प्लानिंग को एक्सिक्यूट करने में वर्ष लगते हैं, ऐसा नहीं होता है कि 5 साल में कुछ भी हो जाता है। चलिए सुमित जी, आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे, आपका क्या कुछ कहना है, क्योंकि आप तो बीजेपी पर ठीकरा फोड़ते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि वहां पर ऑक्सीजन की कमी है, अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, दवाइयां नहीं है, लेकिन आपकी तरफ क्या कदम उठाए जा रहे हैं? आप भी तो रैली कर रहे हैं सर। काजल जी, हम लोग तो पहले ही मना कर चुके हैं कि रैलियां हम लोग नहीं करेंगे। माननीय ममता जी भी पहले ही कह चुके, हम रैलियां जो बड़ी रैलियां करते थे, आयोजन करते थे, वो नहीं करेंगे बड़े रूप में। हम लोग खुद सर 500 लोगों के लिए इजाजत दे दिया है। क्या आप जिस तरीके से आपने कंट्रोल करने की कोशिश की है, यहाँ बीजेपी की तरफ से भी, यहाँ टीएमसी की तरफ से, लेकिन जब आपने कंट्रोल करने की कोशिश की, इसी के बीच कोरोना ने अपना प्रकोप रूप धारण कर लिया, अब कैसे आप कंट्रोल करेंगे सर? आपके लिए तो लग रहा है, साफ लग रहा है कि चुनाव मैटर करता है, विकास के लिए आप बात करते हैं, लेकिन जब जनता के साथ ही ऐसा दुर्व्यवहार होगा तो कहाँ से चुनाव होगा सर? चुनाव किसके लिए कर रहे हैं? काजल जी, हम लोग तो पहले ही कह चुके हैं कि चुनाव जो अब पेश रह गए हैं उसे आप एक पेश में निपटाने की बात करिए, एक चरण में निपटा लीजिए, पर नहीं। चुनाव आयोग और माननीय मोदी जी की साठगांठ है। मैं आपसे फिर वही कह रहा हूँ, साठगांठ है दोनों की, कि हम इसको पूरे पेश में निपटाएंगे। जितना ज्यादा हम चुनाव प्रचार करेंगे, जितना ज्यादा लोग मरेंगे, उतना ही हमें फायदा होगा। क्या ये लोग नहीं कह सकते थे कि एक चरण में निपटा लीजिए? आज सारी ही पार्टियों को मिल करके ये एक चरण में निपटाना चाहिए, चुनाव आयोग से बात करनी चाहिए, पर नहीं करेंगे। हम लोग तो पहले कह चुके कि एक चरण में निपटाइए। हमें जनता की फिक्र है, बंगाल वासियों की फिक्र है। हम चाहते हैं कि वहाँ पे कोविड-19 महामारी ना फैले, ज्यादा ना फैले, फैल चुकी है पर ज्यादा ना फैले। और ये लोग भी मान रहे हैं, ये लोग चुनाव आयोग माननीय मोदी जी इस चीज के ऊपर और अमित शाह जी इसके ऊपर देख नहीं रहे हैं। इसके लिए इन लोगों को देखना पड़ेगा। जी राहुल जी बोलिए, आप कुछ कहना चाहते हैं?
देखिए, सबसे पहले काजल जी मैं आग्रह करूंगा कि सुमित जी को ये समझाइए कि इस प्रकार का बयान ना दे कि लोग मर रहे हैं, लोगों को मरने के लिए छोड़ा गया है। ठीक है, ये बातें ना करें, क्योंकि ये हमारी देश की जनता है। अगर एक भी जनता, सुनिए मेरी बात सुनिए पहले, बाद में हल्ला कीजिएगा। हल्ला करने का आदत नहीं जाएगा। राहुल जी और सुमित जी लड़ाई मत कीजिए, आराम से अपनी बात पूरी कीजिए। आपने बोला, मैंने आपकी बात को सुना। सुमित जी आप राहुल जी की बात सुन लीजिए, फिर आपसे बात करेंगे ना। आवाज अगर ऐसे बात करेंगे तो समझ में नहीं आएगी, दर्शक हमारी आवाज नहीं समझ पाएंगे ना, जिस तरीके से आप लड़ाई कर रहे हैं। जी राहुल जी बोलिए। नहीं होइए, हाँ एग्रेसिव नहीं होइए, आप हमारा विरोध कीजिए, आप हमारे प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन शब्दों का मर्यादा भी रखिए। इस तरह की बातें अगर आप बोलेंगे ना तो जनता को दुख होगा। इस तरह की बातों का, शब्दों का मत कीजिए कि मरने के लिए छोड़ दिया गया है, क्योंकि जनता आपके भी राज्य में मर रही है, इसका हम खेद प्रकट करते हैं। राहुल जी, जब केसों में बढ़ोतरी हो रही थी, तमाम जब राज्यों में जब शुरुआत हो गई थी, क्योंकि 2020 में आपने तस्वीरें देखी थी कितनी भयानक थी, लोग परेशान हो गए थे, लेकिन अब जो दूसरी लहर आई है, साफ तौर पर एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि काफी खतरनाक है, और ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से रैलियां हो रही हैं, चुनाव हो रहे हैं, भारी भीड़ देखने को मिल रही है, तो इसी दौरान काफी इजाफा हो रहा है कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर। चुनाव आयोग को कंट्रोल करना चाहिए। चुनाव आयोग के जो गाइडलाइन जारी किए हैं, उस गाइडलाइन के आधार पर रैलियां हो रही हैं। अगर चुनाव आयोग हमें आदेश देगा कि रैलियां नहीं होंगी तो अभी से रैलियां रद्द कर दी जाएंगी, लेकिन इसका डिसीजन चुनाव आयोग के हाथ में है। और ये बार बार कहना कि प्रधानमंत्री जी का साठगांठ है, तो ये गलत है। इस प्रकार से बात मत कीजिए। अगर चुनाव में परिणाम दूसरे हुए तो तब भी आप चुनाव आयोग के कटघरे में खड़े करेंगे। इस तरह की बातें ना की जाए। देखिए, कुछ पावर ऐसी होती है, कुछ अरे भाई, गाइडलाइन पे काम कर रहा है, सबको मालूम है, बंगाल वासियों को सबको मालूम है। जो 3 चरण में चुनाव हो जाते, वो आज 8 चरण में चुनाव हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? 8 चरण में महामारी फैल चुकी है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। हालात देखिए, 8 चरण में होने का, 8 चरण में होने का मतलब क्या है? जब तक जनता मरेगी, सड़कों पे नहीं मरेगी। सुमित जी, 8 चरण में होने का मकसद क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। आप तो खुद पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और 294 जो सीटें हैं, वहाँ भीड़ ज्यादा एकत्र न हो, और चुनाव आयोग को और केंद्रीय प्रशासन को संभालने में समस्या न हो, इसलिए भीड़ को एकत्र न होने के लिए ये बांटा गया है। आपको पता है, हर बंगाल में हर 5वां व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है, हर घर से। देखिए करिश्मा जी, ये सही है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन आप मुझे एक ऐसा राज्य बताइए जहाँ कोरोना से कोई पॉजिटिव ना रहा हो। हर जगह समस्या है, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ। राहुल जी, सुमित जी इस मुद्दे पे दोबारा चर्चा करेंगे। तो इस वक्त बड़ी खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। यूपी के शाहजहांपुर से बड़ी खबर है, जहां रेल हादसा हुआ है। आपको बता दें कि ट्रेन ने कई वाहनों को टक्कर मारी है, और इसी दौरान बड़ा हादसा देखने को मिला है। हादसे में अब तक 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। यूपी से बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि रेलवे क्रॉसिंग फाटक खुला होने के कारण ये हादसा हुआ है, और ये किसकी लापरवाही देखने को मिली है ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। वाहनों को टक्कर मारने के बाद पटरी से ट्रेन उतर गई है, और रेलवे की अप एवं डाउन लाइन पर यातायात पूरी तरीके से बाधित हो चुकी है, रोकी गई है। तो शाहजहांपुर में रेल हादसा हुआ है, और 5 लोगों की इसी दौरान दर्दनाक मौत हो चुकी है। ट्रेन ने कई वाहनों को टक्कर मारी, और टक्कर मारने से 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। मौके पर पुलिस भी मौजूद है, और शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भी भिजवा दिया गया है। रेल क्रॉसिंग फाटक खुला होने के कारण ये हादसा हुआ है। वाहनों को टक्कर मारने के बाद पटरी से ट्रेन उतर गई है, और इसी दौरान बड़ा हादसा हुआ है। रेलवे की अप एवं डाउन लाइन पर यातायात पूरी तरीके से बाधित हो चुकी है, बंद हो चुकी है। तो बड़ा हादसा हुआ है यूपी के शाहजहांपुर में। रेल हादसे के दौरान 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि ट्रेन ने कई वाहनों को टक्कर मारी, और टक्कर मारने के बाद इसी दौरान 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।